आज का स्टोरी है भूत के चंगुल में। जंगल और पहाड़ों में भटकना मुझे एक व्यसन सा लग गया था, इसलिए मैं बिना किसी दिशा निर्देश के बाहर चला गया। भारत के कई जंगलों में मैं कुछ समय के लिए कथूरिया लोगों के साथ एक नाव में दुर्गम सुंदरवन की गहराई में भी रहा। इन यात्राओं में समीर ही मेरा साथी रहा है। अन्य मित्र इस खतरनाक वन जीवन के साथी नहीं बनना चाहते। उस बार सेरंडा वन जा रहा हूं। गहरे जंगल और 700 पहाड़ियों की भूमि सारंडा है। विशाल वन, पहाड़ों में बहुमूल्य लोहा, निकल, तांबा होता है और एक कहावत है कि अंग्रेजों को यहाँ या किसी पहाड़ी में सोना मिला था। इसके सबूत के तौर पर कई लोगों को यहाँ की नदी की रेत में सोने के कण मिलते हैं और हाथियों का एक समूह है, बाइसन का झुंड, वहां हिरन है। जंगल के लगभग 25 किलोमीटर अंदर वन कार्यालय है, जहां 1-2 बंगले हैं। हमारी यात्रा उस टोल का बाद जंगल में है। 7 दिनों के लिए चावल, दाल, आटा, नमक, तेल, आलू प्याज, देसलाई मोमबत्तियां, जरूरत की हर चीज बाहरी शहर से लेनी पड़ती थी, क्योंकि उस घने जंगल में कोई बाजार नहीं है। सारी रसद के साथ जंगल पहाड़ के रास्ते यात्रा शुरू। गहरे जंगल विशाल वृक्षों के तनों पर काई जम गई है। सूर्य का प्रकाश प्रवेश नहीं करता। सड़क गिरे हुए पत्तों से ढकी हुई है। पेड़ों की शाखाएं टूट गई। समीर कहता है, ये मैं कहाँ आ गया रे? मैंने कहा, जंगल और पहाड़ों के देश में आकर जंगल न देखे तो ऐसा हो सकता है क्या? बहुत डरावना माहौल। जंगल ऊपर की ओर जा रहा है। लग रहा है चिल्लाते हुए वो खदेड़े गए जानवर की तरह चल रहा है। काफी ढलान पार करने के बाद हम थोड़ा साफ स्थान पर आ गए। ये जगह बिल्कुल समतल है, यही ठलकाबाद है। दूसरी ओर जंगल, प्राचीन तार के पेड़ों के नीचे कुछ बिखरी हुई आदिवासी बस्तियां। उस रहस्यमय जंगल पहाड़ का सीना चीरकर एक नदी निकली है। नदी में रेत अधिक है। एक छोटी सी जलधारा बह रही है, घुटनों तक गहरी साफ जलधारा, चट्टानों पर बहती हुई, हल्का शोर करती हुई। ड्राइवर स्थानीय है। इस जंगल में वो कभी कभी छुट्टी लेकर आता है। वो बोला, साहब जी, ये तो सोने की नदी है। आदिवासी इसकी रेत में सोने के कण ढूंढते हैं। इस जंगल में कहीं सोने का पहाड़ भी है। अंग्रेज यहाँ सोने की फैक्ट्रियां बनाने आए थे। एक बंगला है, ऐसा लगता है कि इसे अंग्रेजी काल में बनाया गया था। समीर कहता है, ये अंग्रेजों का बना हुआ बंगला है। चल जाकर देखते हैं क्या इंतजाम है। वन बंगला तो उधर, वन कॉलोनी में। यहाँ का वातावरण सुखद है। एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर मैदान पर एक बंगला, नीचे से एक सीधा रास्ता पहाड़ी पर चढ़ता है। वो सुनहरी नदी पर्वत से पाक खाते हुए निकली है। हवा में बहती जलधाराओं की कलकल ध्वनि। नदी पर एक लकड़ी का पुल भी है। पहाड़ी के चारों ओर कोल के फूलों का जंगल। रास्ता पीले फूलों से ढका हुआ है। सन्नाटे में नदी के पानी की आवाज और पक्षियों की आवाज सुनी जा सकती है। मैं कहता हूं, चलो ना, अगर वही पे ही जगह मिल जाए तो। सुंदर वातावरण। ड्राइवर और कुछ नहीं कहता है। वो गाड़ी लेकर ऊपर बंगले की ओर जाने लगा। रास्ता घुमावदार था और पहाड़ी पर एक बंगले पर आकर रुका। एक समय बंगले के सामने एक सुंदर बगीचा हुआ करता था। अब उस बगीचे की निशानी के तौर पर 2-4 फूल वाले पौधे इधर उधर खड़े हैं और बाकी जगह पर घास फूस उग आया है। फिर भी वो बंगला ठीक ठाक ही है। ऐसा लगता है कि लोगों की ज्यादा आना जाना है नहीं यहाँ पे। चारों ओर सन्नाटा, कोई आस पड़ोस में है नहीं। दरवाजे पर ताला। हम चिल्लाकर बुलाए, चौकीदार, चौकीदार। हम गाड़ी से उतरे और घास फूसों के बीच से बालकनी में जाकर उठे। बालकनी साफ सूत्र है पहले से ही। चौकीदार को पुकारा। अचानक झाड़ी की ओर से एक आदमी खड़ा हो गया। उधर वो कुछ कर रहा था। उस आदमी को देखकर हम चौंक गए। उसके चेहरे का एक तरफ मानो नोच लिया गया है। एक आंख स्थिर, बायां हाथ भी जख्मी है।
दूसरी आंख बिल्कुल चमक रही है। उसका चेहरा बहुत भयानक, विकृत है। वो आदमी टूटी आवाज में कहता है, हम ही चौकीदार हैं। हम आश्चर्य से चौकीदार की ओर देखते हैं। चौकीदार भी समझ गया कि हमने उसकी तरफ देखा और चौंक गए। वो आदमी उस डर पर काबू पाने के लिए कहता है, भालू ने मुझे पकड़ लिया था। मैंने भी उस भालू को मार डाला, लेकिन वो भी ऐसा जख्म कर दिया। समझा, जंगल में विकृत चेहरा दिखने वाले और वे लोग हैं जिन्होंने जानवरों से लड़कर खुद को बचा के रखा है। मैंने कहा, दरवाजा खोलो। क्या कुछ दिन यहां रहा जा सकता है? आदमी इधर उधर कर रहा है। हमने जो यहां कुछ दिन रहना चाहा, ये सुन के वो खुश नहीं हुआ। कहता है, यही रहेंगे। मैंने अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकाला और उसे देके कहा, ताला खोलो। ये कुछ दिन तुम खाना पकाओगे भी और हमारे साथ खाओगे भी। उस आदमी ने पैसे फतवा की जेब में रख दिए और चुपचाप दरवाजा खोल दिया। बहुत सुंदर घर, सैटिंग फर्श पर बिछाया हुआ है। दूसरी ओर 2 खाट और एक बिस्तर, लेकिन पानी नीचे वही नदी से ही लाना पड़ता है। बंगले में 4 कमरे हैं। दूसरी ओर ब्रिटिश काल का फायरप्लेस, चिमनी। दोनों खिड़कियां खोलने पर घने जंगल का दृश्य दिखाई दिया। समीर कहते हैं, घर अच्छा ही है। इस बीच ड्राइवर ने हमारा सारा सामान उतार दिया। हम सभ्य जगत से कटे हुए कुछ दिनों तक इस घने जंगल में रहेंगे। 7 दिन बाद वो वापस आएगा और हमें ले जाएगा। जैसे ही जीप निकलती है, हमें ऐसा महसूस होता है मानो हमें सचमुच जंगल में निर्वासित कर दिया गया हो। वन कॉलोनी भी दूर है। यहां हम सिर्फ 2 हैं। बेशक चौकीदार भी है। उसका नाम सुखराम है। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। इस बीच बंक में 2 साइड से 2 बाल्टी लटकाकर नदी से वो हमारे लिए पानी लेके आया है। वहां लकड़ी के चूल्हे पर खाना भी चढ़ाया है। वो आदमी कम बोलता है, लेकिन ये काम ठीक ठाक ही करता है। थका हुआ शरीर, इसलिए दोपहर के भोजन के बाद हम एक छोटी सी झपकी के साथ उठे। तब तक सूरज की चमक भी कम हो गई थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़। दोपहर होते होते सूरज पहाड़ों के पीछे छिप जाता है, तो इसलिए यहाँ दोपहर जल्दी खत्म हो जाती है। शाम ढलते हैं जंगल पहाड़ियों में। बंगले के बगीचे के बाहर पहाड़ी पर एक सुंदर बैठने की जगह भी है। लकड़ी से बना हुआ एक छोटी बालकनी की तरह है। नीचे से पेड़ों के सिर पैरों तक आते हैं। वही बैठे हैं। हवा में घर लौटते पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। सुखराम काम में बहुत अच्छे हैं। दोपहर की चाय यही लाते हैं और कहते हैं, साहब जी, रात का खाना बना कर रख दूंगा, खा लेना। मुझे शाम को बस्ती लौटना है। हम आश्चर्यचकित थे। रात को बंगले में नहीं रहोगे? सुखराम कहते हैं, नहीं साहब, घर जाना है। मैं सुबह फिर आ जाऊंगा। समीर भी कहता है, तुम रात को यहां नहीं रहोगे? नहीं साहब, घर जाना है। वो आदमी अपनी राय देकर चला गया। मैं कहता हूं, वो आदमी उस तरह से चला गया। समीर कहता है, तो रात को हम दोनों ही सिर्फ यही रुकेंगे। मैं कहता हूं, रहेंगे। अरे बब्बा, एक नींद में ही रात कट जाएगी। रात कैसे कट गई पता ही नहीं चलेगा। तब संध्या हो गई है। बादल रहित आसमान में तारे इधर उधर चमक रहे हैं। शांत हवा में नदी की कलकल ध्वनि सुनी जा सकती है और हवा में महुए की सुगंध मानो नशे में हो। सुखराम अपना खाना पैक करके जाने के लिए तैयार है। वो कहते हैं, अब चलते हैं साहब जी, थोड़ा होशियार रहिएगा, अभी अंदर जाइए। बाहर में हाथी भालू भी आता है। इधर चेतावनी देकर वो जल्दी से चला गया। पूरे बंगले में हम 2 ही प्राणी हैं। चारों ओर अंतहीन सन्नाटा। पहाड़ी के नीचे ही जंगल है। शंख की ध्वनि के समान जंगल को हिलाने की ध्वनि निकली। जंगली हाथियों का झुंड काले पत्थरों की तरह दौड़ता हुआ नदी से पानी पी रहा है। इन्हें ऊपर से अस्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। समीर कहते हैं, जंगली हाथियों का झुंड। हम भी अब उठकर बंगले पर आ गए। बाहर रहना वास्तव में सुरक्षित नहीं है। हरिकेन का
एक मंद रोशनी जल रही है। कमरे के अंदर कई परछाइयां हैं। मंद रोशनी की एक झलक, हमारी चलती फिरती परछाइयां मानो रहस्यमयी हो, एक अजीब अनुभूति पैदा करती है। दोनों पास पास बैठे, जैसे किसी अज्ञात भय के कारण बात करना भूल गए हों। चलो पेशेंस खेलते हैं, पत्ते निकालो। अभी रात के मुश्किल से 8 बजे हैं। समीर ने बैग से कार्ड निकाला, लेकिन खेल में वे मन बैठ नहीं रहा है। सन्नाटा बंगले में हमें अपने अलावा किसी और के भी होने का एहसास होता है। दरवाजे पर जैसे आवाज आई खटखट। हल्की चांदनी में खिड़की के बाहर के पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। कोई बुला रहा है। समीर दरवाजा खोलने जा ही रहा था। मैं ही बाधा डालता हूं। खिड़की से टॉर्च की रोशनी फेंकते हुए एक बड़ा काला रोएंदार भालू बरामदे पर चढ़ता हुआ और पीछे से दरवाजा पीटते हुए दिखाई देता है। समीर को कहा, देख, किसको घर आने के लिए दरवाजा खोल दे रहा था। फिर भी भालू लापरवाही से दरवाजे को धक्का देना जारी रखता है। उसने एक अखबार लपेटा, उसमें आग लगा दी और जब उसने आग देखी तो उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया और भाग गया। समीर कहते हैं, क्या सर्वनाश होता बता। फिर हमें थोड़ी हिम्मत मिली। रात को खाना खाने के बाद हम दोनों बातें करते करते सो गए। हरिकेन को फिर भी जला के रखा हो हल्का सा। रात तब कितना होगा पता नहीं। अचानक नींद खुल गया। शाम के बाद आसमान में कब बदल छा गया था हम देखे नहीं थे। रात को बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक से नींद खुल गई। दोनों ही उठ गए। खिड़की हवा के झोंके में खुल और बंद हो रही है। खुली खिड़कियों में बिजली की रोशनी से जगमगाते जंगल पहाड़ मनमोहक हो गए। वो नजारा देखने के लिए खिड़की के सामने आ गया। दूसरी तरफ बंद कमरे में कई खिड़कियां थी। उस कमरे को ही चाहा था रहने के लिए। हालांकि वो एक VIP कमरा है। खिड़की के सामने खड़ा होकर तांडव देख रहा था। अचानक दूसरी तरफ के बंद कमरे का दरवाजा खुला। देखता हूं, एक लंबा चौड़ा आदमी महंगा सूट पहने हुए, हाथ में छड़ी, अपनी टोपी के साथ बरामदे की ओर बढ़ते हुए वो इस ओर आ रहा है। समीर कहता है, और कोई आया है क्या यहाँ? ये जनाब देशी नहीं बल्कि विदेशी है। हालांकि उसके चेहरे को देखकर मुझे डर का एहसास होता है। आंखें बाहर की ओर निकल रही हैं। ये असामान्य तरीके से चल रहा है। इस समय हवा के झोंके के कारण खिड़की बंद हो गई। मैं भी कूदकर घर घुस गया। खुली हुई खिड़की अब झटके से खुल गई है। उधर बंद दरवाजा भी हवा की तेज ठोकर से खुल गया। बिजली की चमक में देखता हूँ, आंखों की 2 तारे लाल अंगारे की तरह जल रहे हैं। हाथ में डंडा कसकर उठाए हुए हमारी ओर आ रहे हैं। समीर डर के मारे बिस्तर के नीचे है। अगर समीर वहां होता तो उसकी गर्दन पर डंडा लग जाता। इस हमले से मैं स्तब्ध रह गया और चिल्ला के बोला, आप कौन हैं? आप क्यों मारना चाहते हैं? उस आदमी ने समीर को बाहर निकाला। उसकी जेब से रिवॉल्वर निकलते ही समीर कुछ ही देर में बारिश में खुले दरवाजे से बाहर भाग गया। वो अंग्रेज आदमी भी उसके पीछे ले लिए। उनके बाहर आने से मैं सोचने लगा, समीर को मारने क्यों आया? बाहर तभी भी बादल गरज रहे हैं। समीर कहाँ चला गया मुझे पता नहीं। अचानक हवा के झोंके ने खिड़की खोल दी। बिजली की रोशनी में मुझे वो आकृति कमरे में हाथ में पिस्तौल लिए खड़ी दिखाई देती है। अब उसकी आंखों में जीत की मुस्कान है। आवाज बहुत गंभीर और फुसफुसाहट भरी है। उसने मुझ पर पिस्तौल तान दी और कहा, मैंने एक का इंतजाम कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है। ये स्पष्ट था कि साहब हिंदी अच्छी जानते थे। मुझे तब पसीना आ रहा था। पता नहीं आधी रात को सुनसान बंगले में मैं किस हत्यारे के चंगुल में फंस गया। वो अंग्रेज दहाड़ता हुआ अपनी पिस्तौल उठाता हुआ बोला, आओ आओ। अब वो आदमी मुझे बंद दरवाजे के पास ले जाता है। तूफान अभी भी जारी है। बालकनी बारिश से गीली है। मैं बलि का बकरा की तरह कांप रहा हूँ। वो अंग्रेज मुझे वहां उस कमरे में ले आया। पता नहीं क्या करेगा वो। कमरे में मेज, फर्श के बीच में मैं बाड़ से लटकती एक रस्सी देख रहा हूँ। ये कोई फंदा नहीं है, ये मौत का फंदा है।
अंग्रेज ने कहा, अब इस मेज पर चढ़ो और फांसी का फंदा अपने गले में डाल लो। मैं मेज को हिला दूंगा। 2 या 3 झटका। व्यास क्लियर। कम ऑन यू ब्लडी फूल। मैं इस तरह मरने के लिए सहमत नहीं हूं। एक तरफ फांसी का फंदा, दूसरी तरफ रिवॉल्वर की गोली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मौत को इतने करीब से देखूंगा। इसने समीर को भी खत्म कर दिया, अब मुझे भी खत्म करेगा। मैं कुछ कहने की कोशिश करता हूं। अंग्रेज हंसा। नो मर्सी। इस बार उसने मेरा गला जोर से पकड़ लिया। हाथ बर्फ की तरह ठंडे। मांस नहीं है, हड्डियों का एक संग्रह है। उसके स्पर्श से पूरा शरीर कांप उठा। उसने मुझे उठाकर मेज पर बिठाया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि मैं कब तक ऐसा ही रहा। शोरगुल और ठंडे पानी की बौछारों के बीच मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि मेरे सामने समीर और कई लोग खड़े थे। समीर ने पूछा, कैसा है तू? मैं उसे एकटक देखता रह गया। तभी सुबह का उजाला हुआ। तूफान रुक गया है। पूछता हूं, वो हत्यारा अंग्रेज कहाँ है? अब यहाँ रेंज अधिकारी आगे आते हैं। उन्होंने कहा, क्या ये अंग्रेज भूत बंगले में रहने के लिए जंगल के बंगले में आए थे? अधिकारी ने कहा, एक अंग्रेज सोने की खनन परियोजना के साथ यहाँ आए थे। उन्होंने ये बंगला बनवाया। फिर परियोजना विफल होने के बाद वो दिवालिया हो गया और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब भी तूफानी रातों में उसकी आत्मा जीवित हो उठती है। इस बंगले में पहले भी लोगों की मौत हो चुकी है। समीर बाबू खबर देने गए थे और हम लोग भी आए तो देखा कि आप मेज पर बेहोश पड़े हैं। कौन जानता है कि क्या आपदा होती। सुबह का उजाला हो गया है। बादल रहित आकाश। वर्षा का पानी सारी गंदगी को धो देता है और शॉलों और प्यालों के जंगल में एक कोमल हरी चमक छोड़ जाता है। हम भूत बंगले से निकलकर जंगल बंगले में पहुंचे। मैं पिछली रात के बुरे सपने को भूलकर इस वन पहाड़ की सदाबहार सुंदरता का आनंद लेने का अवसर नहीं खोना चाहता था।